नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में एक बार फिर हम आपके साथ हैं। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हम हमेशा एक विषय लेकर आते हैं और आज हम बात करेंगे पाइल्स की। कहा जाता है कि हमारे देश में 4 करोड़ लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं और हर साल 10 लाख लोग इसमें और जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जहाँ कोई इसका हल नहीं है, लेकिन इसकी संख्या बढ़ने, मरीजों की संख्या बढ़ने का मेजर कारण है वो लोग जो कि डॉक्टर के पास जाने में शर्माते हैं या फिर इलाज करवाने में कतराते हैं। लेकिन अगर हम क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम समझें कि आखिर ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, किन लोगों को हो सकती है और कैसे इसे बचा जा सकता है। और इस पर आज हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर विकास गुप्ता जी से, जो कि आयुर्वेदा के जाने माने डॉक्टर हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सर, पाइल्स की अगर बात की जाए तो एक ऐसी समस्या है, शायद ही इसके बारे में बहुत कम बात होती है। लोग इसे छुपाते भी हैं और इलाज से कतराते भी हैं। लेकिन हम एज ए अवेयरनेस अपने व्यूवर्स को हम ये समझाना चाहते हैं कि आखिर ऐसी समस्या में वो ना आए। क्या होती है सर पाइल्स, और इसके क्या लक्षण है कि हम समझें कि हमें पाइल्स हुआ है? देखिए, आज के टाइम पे जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, वो एक मेजर कारण बन रही है कि हमारी सोसाइटी में वुमेन, मेन और यहाँ तक कि बच्चों को भी पाइल्स देखने को मिल रही है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि छोटे से छोटे बच्चों को भी पाइल्स के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसकी इसका कारण क्या है, ये जानकारी होना सबसे ज़रूरी है। जी। कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये हुआ क्यों। हम्म। इसमें डाइट एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे आज के खान पान में। जैसा कि अगर हम समझें तो नॉन वेजिटेरियन डाइट, हम्म। ये अगर ज़्यादा रहेगी तो ऐसे लोगों में पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमारी डाइट में अगर फाइबर्स की कमी है, हम फ्रूट्स कम खा रहे हैं, सलाद वगैरह कम लेते हैं, पानी की मात्रा, पानी की क्वांटिटी हम कम ले रहे हैं, तो ये कारण बन सकते हैं। ओके। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को गैस की समस्या रहती है, एसिडिटी या अम्ल पित्त जिसको हम कहते हैं, वो रहता है और वो उसका प्रॉपर इलाज नहीं करा रहा, तो आगे आने वाले टाइम में उसको दिस पाइल्स जैसी शिकायत होने के चांसेस ज़्यादा चांस है। रहते हैं। सर, आपके पास क्या लक्षण लेके लोग आते हैं? कैसे उन्हें समझ आता है कि हमें पाइल्स हो चुका है? देखिए, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या लेके आते हैं आपके पास? सबसे पहला लक्षण जो पाइल्स और इस तरह की दूसरी बीमारियों में, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, इनमें जो देखने को मिलता है वो है मलबेबंद, हम्म। जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होना शुरू होती है, वो मल त्याग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, उसको गैस बनना शुरू होती है और फिर वो इधर उधर की दवाइयाँ खा के उससे निजात पाने की कोशिश करता है, मगर प्रॉपर तरीके से चिकित्सक की सलाह नहीं लेता, तो वो आगे जाके उसके पाइल्स, फिस्टुला, फिशर का कारण बन सर, सकती हमने है। अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा था, लोग इसके बारे में कम बात करते हैं, शायद डॉक्टर के पास जाने में शर्माते भी हैं और इलाज से भी कतराते हैं कि यहाँ पे हम कैसे इलाज करवाएंगे। सर, क्या इसकी कुछ ग्रेडिंग होती है, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं और उसके अनुसार ही जो इलाज है वो किया जाता है? जी, लोगों को अक्सर ये पता नहीं रहता कि उनको प्रॉब्लम क्या है। हम्म। वो डॉक्टर के पास सिर्फ एक शिकायत लेके आते हैं कि उनको मल त्याग करते समय दर्द हो रही है, या कभी कभी ब्लड आ रहा है ब्लीडिंग हो। और कब्ज़ हो रही है। हम्म। बट जब हम पेशेंट को चेक करते हैं, हम उनको एग्ज़ामिन करते हैं, तो पेशेंट को हम बताने में ये सक्षम हो जाते हैं कि आपको 3 चीज़ों में से क्या है। हम्म। एक पाइल्स होता है, जिसको हम कहते हैं कि मस्से बने हुए हैं। जी। वो इंटरनल हेमोराइड्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल हेमोराइड्स भी हो सकता है। दूसरी शिकायत होती है फिशर की। हम्म। फिशर में मस्से तो नहीं रहते, बट कब्ज़ होने की वजह से, गैस की वजह से, जब एक रोगी मल त्याग करते समय ज़ोर लगाता है, तो उस वजह से उसको फिशर की शिकायत हो जाती है, ओके। मल द्वार में कट लग जाते हैं। जी। तीसरी शिकायत होती है फिस्टुला की। फिस्टुला में अ, छेद बनता है जिसमें पस इकट्ठी हो जाती है, और इसको हम आयुर्वेद में भगंदर कहते हैं। ओके। इन तीनों का अलग अलग इलाज है और तीनों का बहुत ही अच्छे तरीके से आयुर्वेद में इलाज संभव है। सर, आयुर्वेद में आपने इलाज की बात की,
क्या कारण है कि इसका जो लोगों पर आयुर्वेद में इलाज करवाना ज़्यादा अच्छा लगता है, या वो उस पर ज़्यादा फेथ करते हैं? देखिए, इलाज की बात जब हम करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एलोपैथिक साइंस में इसका इलाज नहीं है। एलोपैथिक साइंस में भी इसका इलाज है, बट कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है कि एलोपैथिक इलाज के बाद या एलोपैथिक ऑपरेशन के बाद इसका रिकरेंस हो जाता है। बड़े सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमने बगंदर का, फिस्टुला का इलाज करवाया, ऑपरेशन कराया, बट वो सेम उसी जगह पे फिर से हो गया। तो उन चीज़ों में अगर हम आयुर्वेद की चिकित्सा की बात करें, तो आयुर्वेद की चिकित्सा 100% नो रेकरेंस रेट है इसमें। और इस चीज़ को WHO ने भी मान्यता दी हुई है जी। हमारा आयुर्वेद का एक बड़ा अच्छा एक चिकित्सा का तरीका होता है जिसको हम क्षार सूत्र थेरेपी कहते हैं। क्षार सूत्र में ये एक धागे वाला ऑपरेशन है जिसमें एक स्पेशल सूत्र होता है, धागा होता है, जिसको क्षार सूत्र कहा जाता है, और इससे हम इन तीनों बीमारियों का इलाज करते हैं। और इसमें इस इलाज को WHO ने मान्यता दी हुई है और पूरे विश्व में इस इलाज को किया जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छी रेकरेंस के चांसेस भी कम रहते हैं। रेकरेंस के चांसेस इसमें बहुत कम है। सर, हमें अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव करने चाहिए? आप हमें क्या टिप्स देंगे कि इस तरह की समस्या में हम लोग ना आए? देखिए, इसमें ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है। अगर पेशेंट अपने खान पीन पे ध्यान रखता है, वो सब्जियां, फल, ये चीज़ें ज़्यादा खाता है, पानी की मात्रा अच्छी रखता है, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट या फास्ट फूड, जंक फूड्स ये कम खाए, मीठा कम खाए, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें ना खाए, तो इन चीज़ों से रोगी अवश्य ही बच सकते हैं। जी सर, कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा कि जो लोकल हाइजीन है उसे भी बनाए रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, इस बीमारी में लोकल हाइजीन को बनाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि लोकल अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से ये शिकायत होती है। जी, शिकायत होती है। सर, जिन लोगों को ये समस्या है, उन्हें आप किस तरह से इलाज के साथ, दवाइयों के साथ, उसके अलावा और किस तरह के वो प्रिकॉशन होते हैं? एक गर्म पानी के टब में बाथ जो कहा जाता है, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? वो हम कुछ पेशेंट्स को बोलते हैं कि सिट्स बाथ की जिसमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर कोई सूजन आई हुई है नीचे, अर्श के केसेस में सूजन आती है या फिशर में सूजन होती है, तो हम पेशेंट को सिट्स बाथ करने के लिए भी बोलते हैं। वो ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है कि पेशेंट को समझना है कि उसको पाइल्स हो सकती है, इसके लिए उसको कब्ज़ नहीं होने देनी है, गैस नहीं होने देनी है, कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं खाने हैं, कोई भी चीज़ें नहीं खानी है जो उसको अच्छी तरह से पच नहीं देंगे। सर, आपने हमें बहुत अच्छे टिप्स एंड बिट्स दिए कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए कि इस समस्या से जो है वो बचा जा सकता है। सर, आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।